एक क्वेश्चन और करने वाले हैं हम। देखिए, जीव तो जानते ही हैं, सजीव जो चीज़ है जिनमें जीव की प्रॉपर्टीज़ होती है, इंटरनल टेम्परेचर, एक्सटर्नल प्रेशर के भी इफेक्ट में रहेंगे। इंटरनल मतलब श्वास लेते हैं, देते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जीव हैं। जैसे हम जीव हैं, प्लांट को भी जीव माना गया है, ठीक है ना, जानवर भी जीव हैं, हम भी जीव हैं, ठीक है ना, सब जीव हैं, ठीक है ना। और हम वेरिएबल मास लेते हैं, हमारा मास जो होता है चेंज होता रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि हम जो हैं, जो जीव हैं, उनका मास वेरिएबल क्यों होता है, ठीक है। जब मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है ना, चाहे आप यहाँ पे चले जाओ, चाहे आप सारे आप जब वहाँ चले जाओगे चंद्रमा पे, तब भी आप वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो आप तो पृथ्वी में ही वेरिएबल हो रहे हो, हमेशा चेंज होते जा रहे हो, ठीक है ना। अगर आप ये कहोगे तो भाई एक निश्चित फार्मूला है, अगर आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो इसलिए मास बढ़ रहा है, लेकिन एक बात बताइए, मेरा वेट 30 साल के बाद बढ़ा ही नहीं, मैं कांस्टेंट हूँ, और मैं खाना उतना ही खा रहा हूँ जबकि ज़्यादा खा रहा हूँ, तो फिर मेरी एनर्जी कहाँ जाती है, तो कहाँ जा रही है। तो आप इससे नहीं बच सकते कि भाई आप एनर्जी ले रहे हो इसलिए आपका मास बढ़ रहा है, तो मैंने तो एनर्जी उतनी ही ली है, ठीक है ना, वही मेरा वही सेम प्रोसेस है, लेकिन मेरा मास क्यों नहीं बढ़ रहा, फिर वो एनर्जी कहाँ जा रही है। मेरा वेट उतना का उतना ही, वेट उतना ही है, इसका मतलब ग्रेविटी तो चेंज हुई नहीं है, और मास भी चेंज नहीं हुआ है। मास भी चेंज नहीं, जब वेट बढ़ा ही नहीं है तो कैसे। अगेन क्वेश्चन, ठीक, कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसे आगे ले जाइए, ठीक है ना। तीसरा मतलब चौथा पांचवा जिसे जितना भी क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन और है कि आप पृथ्वी को क्या मानोगे, अगर अर्थ को क्या मानोगे, ठीक है ना। एक तो मुझे लिखना बड़ा, मैं बहुत आलसी किस्म आदमी हूँ, लिखने में दुख होता है मुझे, फिर भी लिख लेता हूँ, लो साफ साफ लिखता हूँ, ये अर्थ है। अब अर्थ को क्या मानोगे आप, जीव मानोगे या मैटर मानोगे। तो ये तो सांस भी लेती है, आविष्कार भी, उत्पादन भी करती है, प्रोड्यूस भी करती है, डिस्ट्रक्ट भी करती है, सब कुछ हो रहा है, तो एक तरफ से जीव ही है। इसका भी एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनल टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी है, और एक्सटर्नल टेम्परेचर और एक्सटर्नल प्रेशर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे कहते हैं, तो सब है। तो मेरा एक साधारण सा प्रश्न है फिजिसिस्ट से, फिर भौतिकी से, तो आप ऐसा मत नाराज मत होइएगा, भौतिकी पे ज़्यादा ही प्रश्न उठा दिए हैं, केमिस्ट्री में नहीं उठाया भाई, मैं केमिस्ट्री का तो मैं मास्टर हूँ, केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे सवाल उठा सकता हूँ, ठीक है ना। फिजिक्स तो मेरा कोई सब्जेक्ट रहा ही नहीं है, फिर भी मैं फिजिक्स में एक सवाल पूछता हूँ कि अर्थ है और ये 14 करोड़ दूर सूर्य है, ठीक है ना। आप कह रहे हो ये चक्कर लगाती है, वो भी इलिप्टिकल ऑर्डर में, ठीक है ना। ये पृथ्वी है और को छोड़िए, ठीक है ना। ये एक ऐसा जीव है, अब इसे जीव ही मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका इंटरनल टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। आप ये सोचिए, ये 14 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, तो ये यहाँ तक का एरिया और बढ़ जाएगा, और जब इलिप्टिकल है तो यहाँ पर एरिया कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस कम हो जाएगा, यहाँ वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का। तो मान लिया 25 करोड़ हो गया। इसकी स्पीड क्या होगी पृथ्वी की, ये कैलकुलेटेबल है भाई, ज़रा मुझे स्पीड बता दीजिए, कितनी गति कितनी है 14, यानी अगर ये 25 करोड़ के आसपास, तो 25 करोड़ किलोमीटर भागने में उसकी स्पीड कितनी है। तो क्वेश्चन है स्पीड।
और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। जब तुम कह रहे हो 365 दिन में घूमती है तो कांस्टेंट स्पीड है, बट नेचुरल। पर एक बात और है, इसमें इसका ना इंटरनल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा है, ना इंटरनल प्रेशर चेंज हो रहा है। हम तो यहाँ से, पृथ्वी है, पृथ्वी से मैं समुद्र तल से चलता हूँ एवरेस्ट में, जो सिर्फ मेरे ख्याल से कुछ हज़ार फीट दूर होगा, XYZ जितने भी मीटर दूर हो, 5000 6000, इतने मीटर के अगर मैं हाइट अटेन करता हूँ तो उसमें मेरा टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब अजीब सी स्थिति हो जाती है। तो पृथ्वी की क्यों नहीं हो रही भाई? पृथ्वी की तो पूरी होनी चाहिए। पृथ्वी तो एक मॉलिक्यूल की तरह है, एक उसकी तरह है, जीव की तरह। इसका तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। और जब यहाँ पर आएगा इसका, जबकि मानव जाएगा इतने 5000, तो साला 100 डिग्री तक का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। आप 22 से है तो -22 तक चले जाओ, -22 50 जो भी हो, XYZ बहुत सारा चेंज होता है। इसका मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो इस पृथ्वी का टेम्परेचर आप क्यों नहीं महसूस करते? प्रश्न है साधारण सा। इसका इतना दूरी तय करने पे एक तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना, इतना स्पीड कर सकती है कि 365 दिन में पूरा कर ले, ठीक है ना। दूसरा, इसकी ग्रेविटी और इसकी ग्रेविटी, यहाँ पर जो नियति है यहाँ पर अलग अलग क्यों नहीं होती है? इसकी ग्रेविटी में चेंजेस क्यों नहीं होते भाई? यहाँ पर तो इसे खींच लेना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी तो एक स्पेसिफाइड है, इसकी ग्रेविटी तो बहुत ज़्यादा है। जैसे ही पास में आएगा तो ये तो सूर्य की ग्रेविटी में कंट्रोल में आ जाना चाहिए, इसको तो सूर्य निकल जाना चाहिए। ग्रेविटी पृथ्वी की तो बढ़ने वाली नहीं है ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ है। तो ये इसकी अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो ये क्यों नहीं खींच लेता है? ये टिकी कैसे रहती है भाई? अंडाकार आप कह रहे हो, गोलाकार घूमती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, चलो ठीक है, स्पेसिफाइड है कि भाई वहाँ तक वहाँ घूम रही है। लेकिन यहाँ तो इलिप्टिकल घूम रही है, तो इसकी ग्रेविटी चेंजेस क्यों नहीं हो रहे? दीज आर द क्वेश्चंस। ये मेरे भौतिकी वालों से सवाल है। आप इस पृथ्वी के साथ आप घूम रहे हो, ठीक है ना, बाय द वे, तो क्या इसके जो यहाँ पर इसके पीछे आगे पीछे घूम रहा है, तो वो भी ये सारे चक्कर लगाता है पृथ्वी के साथ? क्या वो उसकी भी गति इसी इलिप्टिकल में चलती है? जैसे हबल्स का टेलीस्कोप बोलता है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है 97 घंटे में, वो एक चक्कर लगा लेता है, तो उसकी स्पीड 28,800 किलोमीटर के लगभग होती है। तो क्या वो पृथ्वी के साथ पूरे के पूरे 365 दिन इलिप्टिकल भी घूमता रहता है? इतनी एनर्जी कैसे बियर करता है वो, ठीक है। और दोनों की स्पीड है, तो इसकी स्पीड में वो इसकी चित्र कैसे खींच सकता है भाई? हम एक स्पीड में जा रही है, 2 स्पीडों में जा रही हैं, दोनों में कैसे समांतर चलते हुए कैसे स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसमें तो टाइम वेरिएशन आता ही आता होगा, है ना। एंटी और उल्टा घूम रहा है, सुल्टा घूम रहा है, ये तो ऐसे घूम रही है, वो ऐसे घूम रहा है, इसका अल्ट्रेशन नहीं होता है टाइम का। तो दीज आर द थिंग। ये भी प्रश्न है, इन प्रश्नों के भी मुझे प्लीज़ जवाब चाहिए। मैं शायद साधारण सा हूँ, लेकिन इस सवालों के जवाब ये मेरे से उपजे हुए सवाल, मेरे विचार ने अगर ये सवाल पूछा है बात की से, तो ये जानना चाहिए मुझे। अभी तो बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। अभी तो एक सवाल और है, ब्रह्मांड की रचना एक्सीडेंटल हुई है, वैज्ञानिक कहते हैं, यानी एक्सीडेंटल ब्रह्मांड की रचना हुआ बिग बैंग। एक इनकी थ्योरी है बिग बैंग। इसका भी एक प्रश्न पूछना है, पूछिएगा कि भाई E=mc² में मान लेते हैं 1 किलो यूरेनियम से रसिया ने यानी 1000 किलो का बम बनाया और उससे इतनी एनर्जी रेडिएट हुई, और उसने उसका एक्सपेरिमेंट भी कर लिया।
ठीक है ना। क्वेश्चन समझिएगा, 1000 किलो का एक बम बनाया गया जिसका टेस्ट भी हो गया, परीक्षण भी हुआ, और हम यहाँ इंडिया में बैठे हमें पता ही नहीं चला। और बिग बैंग के लिए कितना बड़ा मैटर लिया गया होगा, और वो मैटर आया कहाँ से होगा, उसे रसिया ने तो बना के नहीं दिया होगा बिग बैंग कराने के लिए। भाई जब बिग बैंग हुआ है, डिस्ट्रक्टिव ही तो हुआ। बिग बैंग भी एक ही थ्योरी पे कंसंट्रेट करता है, बिग बैंग मीन्स एनर्जी डिस्ट्रक्ट हुई है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट तो हुई नहीं है, डिस्ट्रक्शन है ये। तो ये डिस्ट्रक्शन थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है ना। यानी E=mc² का जैसे आप लोग फ़ायदा उठा रहे हो, जैसा मॉलिक्यूलर बम बनाने के लिए यूज कर रहे हैं ना, ये बेचारे आइंस्टीन की फार्मूले का जैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। आज बैठ के रोता होगा, दुर्भाग्य रोता होगा, मतलब मैंने तो इसे कंस्ट्रक्टिव दिया था, इन्होंने तो डिस्ट्रक्टिव में लगा दिया। तो ये बिग बैंग थ्योरी भी डिस्ट्रक्टिव बेस्ड है कि एक चीज़ अपने आप में इतना स्फुटित हो गया। तो आपकी एनर्जी कौन सा फार्मूला लगा रही है E=, तो उसके लिए मैटर कहाँ से आया भाई, मैटर भी तो आना चाहिए। इसने तो चलो ठीक है, 1000 रशिया ने क्या करा, 1000 किलो का परमाणु बम लिया, फोड़ दिया उसे, और उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी जो हमें पता नहीं चली, पर हाँ कहीं फूटा है ये पता चला है हमें। और ब्रह्मांड, असीमित ब्रह्मांड बन रखा है बिग बैंग से, उसके लिए कितना किलो मटेरियल आया जो हमें क्या रात दिन हमें परेशान करता रहता है। कभी चांद इधर निकल के आ जाता है, कभी इधर निकल के आ जाता है, तारे सामने दिखते हैं, तो अभी तक दिखे जा रहे हैं और अभी भी फैलता जा रहा है। इसके लिए मटेरियल कहाँ से है, मैटर कहाँ से, ये मत बोलिए कि अपने आप हो गया। विज्ञान में कुछ भी अपने आप नहीं होता। विज्ञान दृष्टिया है, आँखों से देखता है, मेरी तरह अध्यात्म से नहीं देखता, ठीक है ना। इंटरनल दृष्टि भी होती है। जब हम आँख देखते हैं तो मेरा दिमाग कहता है कि ये दृश्य उल्टा है, तो मेरी आंखें कहते हैं नहीं जी ये सुलटा है। दिमाग इंटरनल जो आई साइट होती है वो भी होती है, ठीक है ना, जिसे अध्यात्म कहते थे पुराने लोग, ठीक है ना। आप एक्सटर्नल उस पर विश्वास करते हो, भगवान को मानते नहीं हो, मैं तो मानता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझिए। तो मैं ही जानना चाहता हूँ कि बिग बैंग हुआ था, अगर ये एक्सीडेंटल प्रोसेस हुआ, एक एक्सीडेंटल घटनाक्रम है ये, तो बिग बैंग में मैटर की वैल्यू कितनी थी, कितने केजी था, और इतने से एनर्जी में तो अगर मैं दिया सलाई दे रहा हूँ, उतना मैटर में भी पता नहीं चलेगा, तो उतना ब्रह्मांड कैसे क्रिएट हो। ये है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जब हम वो करेंगे इसका जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिग बैंग को तो खैर टोटली मेरे अनुसार बायकॉट करना चाहिए, झूठ है ये। आप 200 किलोमीटर की लंबी वो बना के पैसा वेस्ट कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गॉड पार्टिकल कांट बी फाइंड आउट, क्योंकि एलिमेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इस उसमें, वो गुण के आधार पर रह सकता है बस, ठीक है। बिग बैंग तो डिस्कार्ड होनी चाहिए, या तो आप मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा, मैं स्वीकार कर लूँगा। बिग बैंग में कितना केजी मैटर का यूज हुआ है, मतलब मैटर कितना किलो था, और पूरी आप ब्रह्मांड की एनर्जी में कहते हैं कि 72% एनर्जी है, 72% एनर्जी है जो कि एंटी एनर्जी है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, और 28% मैटर है। तो यानी 72% मैटर भी कंज्यूम हो गया होगा, अगर बराबर बराबर भी डालें, अगर E=mc² भी ना माने, तो उसका वेट कितना, पहले तो 28% जो बचा हुआ उसका वेट कितना है। तो ये सवाल है, पूछा जाना चाहिए कि बिग बैंग अगर हुआ है, अगर ब्रह्मांड एक एक्सीडेंटल प्रोसीजर है, ये अकस्मात घटना है, तो उस समय मैटर कितना केजी था, क्या आज तक वो कैलकुलेट हुआ है? तो ये सवाल